कि यूनाइटेड। हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग गुड। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द करंट अफेयर एडिशन फॉर टुडे। ये आज की पहली न्यूज रिलेटेड है मथुरा में लोकेटेड शाही ईदगाह मॉस्क से। तो फ्रेंड्स, कुछ समय पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक कमीशन को परमिशन दी थी कि वो मथुरा में लोकेटेड शाही ईदगाह मॉस्क की इंस्पेक्शन कर सकें, ये इंश्योर करने के लिए कि इस मॉस्क को किसी मंदिर के ऊपर तो नहीं बनाया हुआ। तो फ्रेंड्स, अब सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस ऑर्डर को डिसमिस कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में बोला है कि मॉस्क के इंस्पेक्शन किए जाने के ऑर्डर्स ऑमनीबस और वेग हैं, मतलब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दिए गए ऑर्डर्स किसी स्पेसिफिक रीजन से जुड़े नहीं हैं, पर काफी वेग हैं। सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर में बोलता है कि ऐसे किसी कमीशन को बनाए जाने के लिए उसके रीजन की पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए और एक स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए। मतलब उस कमीशन का पर्पस क्या है, इसकी क्लियर क्लैरिटी होनी चाहिए। इस ऑर्डर का मतलब है कि फिलहाल के लिए ये पॉलिटिकली चार्ज टॉपिक मथुरा में बेस्ड इस मॉस्क का इंस्पेक्शन रुक गया है। फ्रेंड्स, ये न्यूज भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, वी स्टिल कवर्ड इट क्योंकि ये आज की फ्रंट पेज न्यूज है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू दिस नेक्स्ट न्यूज। ये न्यूज रिलेटेड है इंटरनेशनल करंट अफेयर से। इसमें इन्वॉल्व है ईरान और पाकिस्तान। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको पता है कि पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे के नेबर्स हैं। तो कल ईरान ने पाकिस्तान पर अटैक्स किए हैं। फ्रेंड्स, ईरान ने पाकिस्तान में ये अटैक्स करे हैं वहां पर लोकेटेड एक मिलिटेंट ग्रुप जैश अल अदल पर। अब ये मिलिटेंट ग्रुप भी एक बड़ा मिलिटेंट ग्रुप नहीं है, जैसे कि लश्कर ए तैयबा एक बड़ा मिलिटेंट ग्रुप है। बट इस न्यूज में ये इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों इस्लामिक स्टेट के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है। हालांकि ये कॉन्फ्लिक्ट अभी एस्केलेट नहीं हुआ है। फ्रेंड्स, पाकिस्तान ने तो इनिशियली इस अटैक को एक्नॉलेज भी नहीं किया था। अब ये न्यूज और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस वेस्टर्न रीजन में ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, इजराइल और गाजा के बीच, और इजराइल के ही अपने नॉर्थ में लोकेटेड हिजबुल्लाह ग्रुप के बीच भी। अब इन ईरान के द्वारा किए गए अटैक से ये चिंता और बढ़ती है कि वेस्ट एशिया में चल रहा ये कॉन्फ्लिक्ट और ना बढ़ जाए। फ्रेंड्स, वेस्ट एशिया में चल रहे इन कॉन्फ्लिक्ट से इस पूरे रीजन की स्टेबिलिटी को एक खतरा है। अब इस इवेंट में जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं, फिलहाल के लिए इतनी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर से। इसका कॉन्टेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर जनमन स्कीम। इस स्कीम की हम पहले काफी बार बात कर चुके हैं, एक बार फिर से जल्दी इसको कवर करते हैं। तो ये प्रधानमंत्री जनमन स्कीम, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की स्कीम है जो कि देश में पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल्स ग्रुप के वेलफेयर पर फोकस्ड है। इस प्रधानमंत्री जनमन स्कीम में गवर्नमेंट की 9 मिनिस्ट्रीज 11 स्पेसिफिक एरियाज में पीवीटीजी ग्रुप को सर्विसेज प्रोवाइड करने पर फोकस करेगी। इन इंटरवेंशंस को मेंशन किया जाए तो वो होंगे, फॉर एग्जांपल, पीवीटीजी ग्रुप्स के लिए हाउसिंग सर्विसेज, उनके लिए रोड कनेक्टिविटी, उनके लिए वाटर सप्लाई, उनके लिए मेडिकल यूनिट्स, उनके लिए हॉस्टल्स, वोकेशनल एजुकेशन, उनके लिए आंगनवाड़ी सेंटर्स, मल्टीपर्पज सेंटर्स, उनके लिए इलेक्ट्रिफिकेशन, उनके लिए सोलर पावर, सोलर लाइटिंग, वन धन विकास केंद्र और मोबाइल टावर्स। तो फ्रेंड्स, ये प्रधानमंत्री जनमन स्कीम फोकस्ड है पीवीटीजी ग्रुप को बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करने पर। अब ये न्यूज क्या है? तो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने इस प्रधानमंत्री जनमन स्कीम में इन दिए गए फंड्स को यूज किया जाएगा पीवीटीजी ग्रुप्स के लिए पक्का हाउसेस बनाने के लिए, और ये घर बनाए जाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। तो फ्रेंड्स, अब इस न्यूज में जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि प्रधानमंत्री जनमन स्कीम, हालांकि एग्जामिनेशन में अब ऐसे डायरेक्टली स्कीम्स के बारे में नहीं पूछा जाता है, पर क्योंकि पिछले काफी समय से नई स्कीम्स नहीं लॉन्च की गई है, और ये जनरली होता भी है जब गवर्नमेंट्स अपने एंड स्टेज में होती है। अभी कुछ समय पहले एक और इंपॉर्टेंट स्कीम पीएम विश्वकर्मा स्कीम को लॉन्च किया गया था। ये पीएम जनमन स्कीम भी उसी की तरह रिसेंटली लॉन्च्ड एक स्कीम है। फ्रेंड्स, इस पीएम जनमन स्कीम की और बाकी और रिसेंटली लॉन्च्ड सभी स्कीम्स, इनकी डिटेल्स नोट्स में प्रेजेंट है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से नोट्स को एक्सेस कर लें, वहां से इनके बारे में पढ़ लें। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू दिस नेक्स्ट न्यूज। ये न्यूज रिलेटेड है इंडिया के एविएशन सेक्टर से। तो फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS
तो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने इंडिगो एयरलाइंस को एक शो कोस नोटिस दिया है और उनसे पूछा है कि वो एक्सप्लेनेशन दे कि उन्होंने सिक्योरिटी नॉर्म्स को क्यों वायलेट किया है। अब ये उन्होंने कौन से सिक्योरिटी नॉर्म्स को वायलेट किया है उसकी बात करते हैं। फ्रेंड्स, इंडिगो एयरलाइंस की एक गोवा से दिल्ली जाने वाली एयरलाइंस में 12 घंटे का डिले हो गया था, जिस डिले की वजह से फिर पैसेंजर्स को काफी इनकन्वीनियंस हुआ, उनको वेट करना पड़ा। ये पैसेंजर्स फिर अपने एरोप्लेन से बाहर निकलकर रनवे पर बैठ गए, वहां पर खाना खाने लगे और ऐसी ऐसी एक्टिविटीज करने लगे जो इस रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में अलाउड नहीं है। और इसकी एक वीडियो फिर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गई। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये लोग एप्रन पर बैठे हैं। एप्रन वो जगह होती है जहां पर एयरक्राफ्ट्स को पार्क किया जाता है। तो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने फिर इस इंसिडेंट को रिकॉग्नाइज करते हुए इंडिगो एयरलाइंस को एक नोटिस भेजा है और उनसे पूछा है कि उन्होंने पैसेंजर्स के कन्वीनियंस को ध्यान में रखते बगैर ही फ्लाइट्स क्यों ऑपरेट करी और उन्होंने फिर इन सिक्योरिटी नॉर्म्स को भी क्यों वायलेट किया कि ये पैसेंजर्स ऐसी जगह पर बैठे थे जहां पर बैठना अलाउड नहीं है। फ्रेंड्स, रूल्स के अकॉर्डिंग अगर ऐसा कोई भी इंसिडेंट होता है तो एयरलाइंस और एयरपोर्ट दोनों के ऊपर मैंडेटरी होता है कि वो ऐसे इंसिडेंट्स को BCAS को रिपोर्ट करें। पर ना तो इंडिगो एयरलाइंस ने और ना ही एयरपोर्ट ने BCAS को ये नोटिफाई किया। अब फ्रेंड्स, इस न्यूज इवेंट से क्या इंपॉर्टेंट है उसकी बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की, जिसकी मिनिस्ट्री एज वी हैव सेड है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी क्या करती है? ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो सिविल एविएशन इंडस्ट्री से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस को ले डाउन करती है, उनको ड्राफ्ट करती है। BCAS लाइसेंसेस भी देती है, परमिट्स भी देती है और एविएशन से रिलेटेड पर्सनल्स को भी अप्रूवल देती है, जैसे कि पायलट्स, इंजीनियर्स और सिक्योरिटी पर्सनल्स। और देश में अगर कोई एविएशन एक्सीडेंट होता है तो उससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस भी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ही करती है। फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की ही डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन भी एक इंपॉर्टेंट बॉडी है। उसकी बात भी हम पहले काफी बार कर चुके हैं और ये सभी डिटेल्स नोट्स में भी प्रेजेंट है, आप वहां से इनको रेफर कर लें। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू दिस नेक्स्ट न्यूज। ये न्यूज रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से। इसका कॉन्टेक्स्ट है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का इंडिया के नेशनल एसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट को रिवाइज करना। तो ये नेशनल एसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट क्या है, पहले उसकी बात करते हैं। फ्रेंड्स, देश में नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन होती है और उसी तरीके से नेशनल एसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट भी होती है। इसको इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नोटिफाई करता है और जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, ये ऐसे डायग्नोस्टिक टेस्ट की लिस्ट होती है जिनका हर एक हॉस्पिटल में होना, हर एक हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर के पास होना जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को डायबिटीज की शिकायत है तो डायबिटीज के डायग्नोसिस के लिए जो इक्विपमेंट है वो अगर नेशनल एसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट का पार्ट है तो सभी लाइसेंस्ड हॉस्पिटल्स में इसके टेस्ट किए जाने के लिए वो इक्विपमेंट होना जरूरी है। तो नेशनल एसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट ऐसी ही एक लिस्ट है जिसको गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है, जो कि हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स के पास होना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो इस लिस्ट को प्रिपेयर करती है वो पीरियोडिकली इस लिस्ट को रिवाइज भी करती रहती है बेस्ड ऑन डिजीज बर्डन डेटा और इंडिया के नेशनल प्रोग्राम्स के बेसिस पर भी और इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर भी। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इस लिस्ट को अब एक बार फिर से अपडेट करने पर काम को शुरू कर दिया है। फ्रेंड्स, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी एक ऐसी ही एसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट को रिकमेंड किया था 2018 में। अब फ्यूचर में अगर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इस लिस्ट को रिवाइज करेगी तब भी हम उस न्यूज को अपने एडिशंस में कवर करेंगे। अभी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च क्या है। इसकी बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का एक ऑफिस है। ये इंडिया की सबसे हाईएस्ट, इट इज द प्रीमियर बायोमेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। ये इंडिया में मेडिकल रिसर्च को फॉर्मुलेट करती है, कोऑर्डिनेट करती है और प्रमोट करती है। नेशनल एसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट की हम बात कर ही चुके हैं। फ्रेंड्स, ये आज का एडिटोरियल है। इसका कॉन्टेक्स्ट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अफ्रीका के द्वारा
इजराइल के अगेंस्ट किया गया एक केस। तो फ्रेंड्स, साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजराइल के द्वारा गाजा में किए जा रहे अटैक्स को चैलेंज किया है। साउथ अफ्रीका का कहना है कि इजराइल गाजा में वहां पर बेस्ड पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन के साथ अपार्थीड को प्रैक्टिस कर रही है। साउथ अफ्रीका का अपने इस केस में कहना है कि इस गाजा वॉर का पूरा कॉज है वहां पर बेस्ड पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन को पूरे तरीके से वाइप आउट कर देना, खत्म कर देना। ऐसा करने को जीनोसाइड भी बोला जाता है, जिसके चार्जेस ही साउथ अफ्रीका ने इजराइल के अगेंस्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लगाए हैं। मतलब साउथ अफ्रीका का कहना है कि ये गाजा में चल रहा वॉर एक जीनोसाइड का अटेम्प्ट है, वहां की पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन को पूरे तरीके से वाइप आउट करने का अटेम्प्ट है। और क्योंकि इस केस को एक नॉन वेस्टर्न नेशन जो कि खुद ही डेवलपिंग है, अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में फाइल किया है, इसी वजह से इस केस को लेकर एक ग्लोबल अटेंशन अट्रैक्ट हो गई है। साउथ अफ्रीका का अपने इस केस में कहना है कि इजराइल के कुछ एक्शंस जो वो गाजा में कर रहे हैं, उनको अगर लॉ के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो यूनाइटेड नेशंस के ही जीनोसाइड कन्वेंशन के अंडर उन्हें जीनोसाइडल इंटेंट समझा जा सकता है। मतलब इजराइल के जो एक्शन है वो एज अ जीनोसाइडल इंटेंट क्वालिफाई हो सकते हैं। साउथ अफ्रीका ने अपने इस पिटीशन में गाजा में हो रही डेथ्स का डेटा दिया है, वहां पर हो रही डिस्ट्रक्शन को मेंशन किया है, वहां की सिविलियन लाइफ को हो रहे नुकसान को मेंशन किया है, वहां पर हॉस्पिटल्स पे हो रहे अटैक्स को मेंशन किया है। साउथ अफ्रीका ने अपने इस केस में इजराइल की गवर्नमेंट की स्पीचेस को भी यूज किया है कि उन्होंने अपने स्पीचेस में जो बातें की हैं उनसे भी साउथ अफ्रीका के चार्जेस प्रूव होते हैं कि इजराइल की कोशिश है पैलेस्तीन में एक जीनोसाइड करने की। साउथ अफ्रीका की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से डिमांड है कि वो ऑर्डर दे कि इजराइल गाजा में अपने मिलिट्री ऑपरेशंस को सस्पेंड कर दे। अब इजराइल ने इन चार्जेस को लेकर एज अ रिस्पॉन्स बोला है कि उनके एक्शंस बिल्कुल लेजिटिमेट है वहां पर टेररिस्ट एक्टिविटी से डील करने के लिए, वहां से उन पर हो रहे टेररिस्ट अटैक्स को रोकने के लिए। इजराइल ने कहा है कि गाजा में सिविलियंस को नुकसान इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां का हमास मिलिटेंट ग्रुप सिविलियंस को एज अ शील्ड यूज कर रहा है, और वो हॉस्पिटल्स पे अटैक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमास ग्रुप्स हॉस्पिटल्स को एक्सप्लोजिव छुपाने के लिए और वहां से अटैक्स लॉन्च करने के लिए यूज कर रहा है। अब एज अ कंक्लूजन इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कोई ऑर्डर दे भी दिया जाता है तो क्या इजराइल उन ऑर्डर्स को मानेगा? क्योंकि कुछ समय पहले रशिया को भी ऐसे ऑर्डर दिए गए थे यूक्रेन वॉर के कॉन्टेक्स्ट में, पर रशिया ने उन ऑर्डर्स को नहीं माना था। पर इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि जो भी आउटकम होता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अगर इस वॉर को रोकने के ऑर्डर देती है, अब वो बात अलग है कि इजराइल उन ऑर्डर्स को मानता है या नहीं मानता, पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का एक ऑर्डर भी इस वॉर को कमजोर करने में मदद करेगा, इजराइल के मनोबल को वो कमजोर करेगा। अब फ्रेंड्स, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये हियरिंग चल रही है, इसका जो भी वर्डिक्ट होता है उसको भी हम फॉलो करते रहेंगे। अभी हम बात करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की। ये एक इंपॉर्टेंट मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है। फ्रेंड्स, इसको 1945 में यूनाइटेड नेशंस चार्टर के साथ एस्टैब्लिश किया गया था। ये यूनाइटेड नेशंस का एक प्रिंसिपल ऑर्गन है और उसका ये प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है। फ्रेंड्स, आई होप आपको पता है कि यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं और उसमें से एक ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, और सिर्फ ये ही एक इंस्टीट्यूशन है यूनाइटेड नेशंस का जो न्यूयॉर्क में लोकेटेड नहीं है। इस कोर्ट का मैंडेट है, इस कोर्ट का काम है कि इंटरनेशनल लॉ प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग इसके पास 2 कंट्रीज के बीच फाइट को लेकर आए अपील पर वर्डिक्ट देना। मतलब 2 स्टेट्स के बीच अगर कोई डिस्प्यूट है उसको इंटरनेशनल लॉ के प्रिंसिपल से सुलझाना, उस पर वर्डिक्ट देना। इसके पास आए लीगल क्वेश्चंस पर भी एडवाइजरी ओपिनियन देना। फ्रेंड्स, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की कंपोजिशन की बात करें तो ये कंपोज है 15 जजेस से, जिनको 9 साल के लिए सेलेक्ट किया जाता है। फ्रेंड्स, इन 15 जजेस में से एक इंडियन जज भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपॉइंटेड है। उनका नाम है दलवीर भंडारी। फ्रेंड्स, ये आज का दूसरा एडिटोरियल है। इसका कॉन्टेक्स्ट है ताइवान में रिसेंटली हुए इलेक्शंस। तो फ्रेंड्स, ताइवान की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ने
तीसरी बार फिर से इलेक्शंस जीत लिए हैं, तीसरी बार लगातार। और ताइवान की ये पॉलिटिकल पार्टी, जिसका एक मेन पोल प्रॉमिस था ताइवान और चाइना के बीच स्टेटस क्वो को, मतलब जैसी सिचुएशन अभी चल रही है उसी सिचुएशन को बरकरार रखने को सपोर्ट करना। तो इस पार्टी की जीत, इससे ये जाहिर होता है कि ताइवान की पॉपुलेशन स्टेटस को चाहती है। वो अपने और चाइना के बीच जैसी परिस्थिति है उसको मेंटेन रखना चाहती है। वो ना तो चाइना से अलग होना चाहती और ना ही अपने ऊपर चाइना को कंप्लीटली रूल करने देना चाहती। इन इलेक्शन के रिजल्ट से ताइवान की डेमोक्रेसी को लेकर चॉइस भी जाहिर होती है। पर चाइना का इन रिजल्ट को लेकर कहना है कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की ये जीत वहां की मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन का ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करती, क्योंकि ताइवान में हुए इन इलेक्शंस में काफी कम लोगों ने वोट किया था। इस वजह से बीजिंग का कहना है कि ये इलेक्शन के रिजल्ट्स एक छोटे पॉपुलेशन के ओपिनियन को एक्सप्रेस करती है। फ्रांसिस पीस के ऑथर बोलते हैं कि इन इलेक्शन के रिजल्ट के बाद से ताइवान की इस पार्टी की जीत तो हुई है, पर उतने बड़े तरीके से जीत नहीं हुई, और अब ये ताइवान की भी सबसे बड़ी पार्टी नहीं है। इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि ताइवान में अपने खुद के कुछ लोकल इश्यूज भी चल रहे हैं, वहां की इकोनॉमी को लेकर और वहां पर जॉब्स को लेकर। फ्रांसिस पीस के ऑथर बोलते हैं कि चाइना और ताइवान के बीच का ये तनाव अभी बहुत जल्द तो खत्म होने से रहा और शायद ही अभी और आगे तक चलता रहेगा। पर ताइवान के इस इलेक्शन रिजल्ट से ये पता चलता है कि बीजिंग की जो कोशिश है, चाइना जो ताइवान को फोर्स कर रही है, उससे ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिल रहे, वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। Now that's all for today, friends. See you tomorrow in the next edition. Goodbye. Next edition.